तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सूर्या चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायो को लेकर, यानी बायो में क्या क्या चीज़ है, कौन कौन से टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं और इसका क्या महत्व है हमारे एग्ज़ाम को लेके। चाहे तुम रेलवे के ले लो, चाहे जैसे रेलवे में अगर हम बात करते हैं एनटीपीसी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई। जैसा कि आपको पता है आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आउट हो चुकी है और उम्मीद है आपने फॉर्म भर भी लिया होगा, और जिन्होंने नहीं भरा है वो भी कृपया जाके ज़रूर भर लें। और हम बात करते हैं इनको लेके, जैसे आरपीएफ, एसआई को लेके चलें और कांस्टेबल जिसकी वैकेंसी आउट हो चुकी है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस के बारे में कि क्या क्या इसका पैटर्न है, तो सबसे पहले हमें उसे पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि बायो में, यानी अगर बायो को इग्नोर करके सबसे पहले हम बात करते हैं आरपीएफ, एसआई के सिलेबस को लेके कि क्या क्या इसमें सिलेबस है, क्या आने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं आरपीएफ, एसआई, यानी करते हैं आरपीएफ, एसआई के बारे में। आरपीएफ जो एसआई का सिलेबस है, एसआई का सिलेबस, आरपीएफ। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ है। अगर इसमें हम बात करते हैं, इसमें हमारे एग्ज़ाम पैटर्न को लेके, तो देखो सबसे पहले जो मैथ्स होती है, अगर हम मैथ्स की बात करें, मैथ, तो इसमें होती है 35 मार्क्स की, यानी 35 नंबर की होती है क्या, मैथ। और आती है आगे जो रीजनिंग की होते हैं, रीजनिंग होता है जो, वो भी कितना होता है, 35 नंबर का। और उसके बाद अगर हम जनरल साइंस की बात करें, जनरल साइंस या अवेयरनेस की बात कर देते हैं, जो जनरल अवेयरनेस की बात आती है, तो दोस्तों इसमें है ये लगभग 35 और 35 कितना, 70, और ये होता है 50 मार्क्स का। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या क्या आता है, 35 नंबर की मैथ, 35 नंबर की रीजनिंग और 50 नंबर का हमारा क्या है, जनरल अवेयरनेस, यानी इसमें जीके भी इंक्लूड है और साइंस भी इंक्लूड है। साइंस में बात करते हैं, सबसे पहले इनमें बात करें ये टोटल कितने का हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 120 टोटल मार्क्स हो जाएंगे 120। और उसमें भी कितने मिनट का होता है ये होता है 90 मिनट का हमारा एग्ज़ाम, 90 मिनट का हमारा एग्ज़ाम पैटर्न होता है। और लगभग एक क्वेश्चन, एक नंबर का, तो हमारा 120 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 120 मार्क्स के हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों। तो ये हमारा आरपीएफ, एसआई का रहता है। और कांस्टेबल की भी सेम पैटर्न रहता है, 35 नंबर की क्या, मैथ, 35 नंबर की रीजनिंग और लगभग 50 नंबर का पूरा क्या होता है हमारा, जनरल अवेयरनेस, यानी इसमें जीके भी इंक्लूड रहेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट, और जो होता है लगभग साइंस जितना होता है, बॉटनी वगैरह, ये सब किस में आता है, इसमें आता है। तो दोस्तों, हम किसकी बात करने वाले हैं, बायो को लेके, बायोलॉजी की। जो बायोलॉजी की हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में, और इसी के बारे में हम चर्चा करने के लिए आए हैं कि बायो में हमें क्या पढ़ना है, इसका कितना महत्व है। और ये ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम को लेके ही ये महत्वपूर्ण हो, हमारे आम जो जीवन है, हमारा आम जीवन, हमारे वातावरण, वो सब एक तरह से बायोलॉजी में लगभग कवर हो जाता है। और जो कुछ बचता है वो इन्वायरमेंट में हो गया, बॉटनी में हो गया, वनस्पति विज्ञान में, उसमें कवर करते हैं। तो हम आज की क्लास में हम बात करेंगे बायो को लेके कि हमें कितना महत्वपूर्ण हमारी बायो होने वाली है। और अगर हम एग्ज़ाम को लेके बात करें तो दोस्तों, रेलवे देखना, आरपीएफ, एसआई की वैकेंसी आ चुकी है, और वो भी कितने समय बाद आई, देखो 2-3 साल बाद वैकेंसी निकलती है रेलवे की। अब तो लगातार हर साल आएगी, लेकिन अगर हम पिछले साल की तुलना में अब देखें तो काफ़ी डिस्टेंस हो चुका है, जो साल का डिस्टेंस काफ़ी है। इसलिए भैया लोग पहले से तैयारी करके बैठे चुके हैं, यानी आप इस चीज़ से वंचित ना हो, इसलिए हम इस क्लास को लेके आए हैं ताकि आप अन्य छात्रों की तुलना में आप भी उतना ग्रो कर सको। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी तो कृपया करके इसको शेयर ज़रूर करना, ताकि अन्य लोगों तक या आपके दोस्त तक या आपके रिश्तेदारों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो हम बात करते हैं आज बायो को लेके, थोड़ा सा जान लेंगे कि क्या बायो है, एक्चुअल में होता क्या है ये, और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का पहला सेशन, जो हमारी एक तरह से बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी। यानी अगर हम बात करते हैं जीव विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये होता क्या है, सबसे पहले हमें यही मालूम होना चाहिए कि जो जीव विज्ञान है एक्चुअल में ये क्या होता है।
तो जीव विज्ञान अगर हम बात करते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर आप इसको अंग्रेजी में देखोगे तो क्या लिखा होता है, ये बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी, बायोलॉजी लिखा रहता है। तो यानी दोस्तों इनका मतलब क्या होता है, अगर हम इसको दो भागों में तोड़ दें, अगर आप बायोलॉजी को दो भागों में तोड़ते हो तो इसका अर्थ निकल के आता है, एक होता है बायो और एक क्या होता है, लोगस। क्लियर दोस्तों, एक होता है बायो और एक होता है लोगस, यानी दो भागों में इसको हम तोड़ते हैं, ये होता है बायो और लोगस। तो यानी बायो का अर्थ क्या होता है, बायो का अर्थ होता है जीवन। क्लियर दोस्तों, बायो का अर्थ होता है जीवन और इसका मतलब लोगस का मतलब होता है, ये होता है अध्ययन। तो यानी दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी क्या होता है, तो ये होता है, क्या होता है, जीवन का अध्ययन। शॉर्ट भाषा में अगर हम एक लाइन में इसका आंसर दें तो बायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या, जीवन का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाती है, बायोलॉजी। क्लियर दोस्तों, अगर हम इसको लिखेंगे तो एक तरह से ये लिखा जाएगा, जो जीव विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों जो हम बायोलॉजी का अर्थ समझेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाती है, बायोलॉजी। सिंपल दोस्तों, ये लगभग सभी को पता होगा, लेकिन अगर फिर भी पता नहीं होगा दोस्तों तो हम बता दें कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है, वह कहलाता है बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान। और ये भी हम पढ़ेंगे दो भागों में, जीव विज्ञान को हम दो भागों में पढ़ेंगे। वह कौन कौन सा भाग है दोस्तों, पहले ये मिटाता हूँ। अगर हम इसको दो भागों में बांटते हैं तो जो बायोलॉजी होता है ना, वो रहता है दो भागों में। एक होता है जूलॉजी, दो भागों में इसको हम बांटते हैं। एक होता है जूलॉजी, और एक होता है बॉटनी। यानी इसको हम कहेंगे क्या, जूलॉजी जंतु विज्ञान, ये जंतु विज्ञान हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, वनस्पति विज्ञान, क्लियर दोस्तों। तो यानी जीव विज्ञान को भी हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक तो होता है क्या हमारा जंतु विज्ञान, यानी क्या कहते हैं जूलॉजी, और एक होता है बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। तो हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर हम देखते हैं कि जो जूलॉजी की जनक कौन है, अगर कहेंगे जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अगर जनक की बात आती है तो दोस्तों पता होगा सबको, अगर नहीं पता है तो दोस्तों क्या रहता है, अरस्तु हमारा किसका जनक है, जूलॉजी का जनक हमारा अरस्तु। और हमारा पेड़ पौधे यानी वनस्पति विज्ञान के जनक क्या हो जाएंगे, इसके जनक हो जाते हैं थियोफ्रेस्टस। तो दोस्तों ये हमारे जनक हो जाते हैं जंतु विज्ञान के और वनस्पति विज्ञान के। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा, जो जीव विज्ञान है एक तरह से ये दो भागों में बटा है, एक बायो और एक लोगस। तो बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगस का अर्थ होता है क्या, अध्ययन। तो ये क्या चीज़ है, जो विज्ञान है जीव विज्ञान की वह एक शाखा है जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। और उसको भी हमने दो भागों में पढ़ा, एक पढ़ा हमने जंतु विज्ञान और एक पढ़ा वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में अगर हम जनक की बात करें तो रहता है इसका अरस्तु, और अगर बॉटनी की बात करें जो जनक होते हैं कौन होता है, थियोफ्रेस्टस। क्लियर दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जो जीव विज्ञान का जनक कौन कहलाता है, अगर सिंपल सी भाषा में जो बेसिक नॉलेज है, जीव विज्ञान का जनक जो जीव विज्ञान का जनक कौन होता है दोस्तों, ये सबको मालूम होगा कौन होता है, अरस्तु।
अरस्तु है जीव विज्ञान का जनक। क्लियर। अगर हम बात करेंगे तो जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, देखो दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, जो जीव विज्ञान शब्द दिया है उनका नाम हो जाएगा दोस्तों, दो व्यक्ति, एक है लैमार्क और वह एक व्यक्ति हैं ट्रेवीरेनस। दोस्तों जो जीव विज्ञान की जो जनक माना जाता है जीव विज्ञान का, वो कौन है, वो तो है अरस्तु। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, तो लैमार्क हुआ ट्रेवीरेनस। क्लियर दोस्तों। और ये भी दिया था हमारा और 1802 में यह शब्द दिया था। तो ये दोस्तों याद रहेगा आपको, कह देगा जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु। लेकिन जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, तो लैमार्क हुआ ट्रेवीरेनस, वो भी 1802 में। तो विज्ञान दो भागों में बटा है, हम इसको ये पढ़ेंगे, यानी जो जीव विज्ञान को एक जूलॉजी में पढ़ेंगे और एक क्या कहेंगे, बॉटनी में, यानी वनस्पति। अगर इसके जनक कहेंगे तो अरस्तु, और अगर बॉटनी के जनक कहेंगे तो कौन हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस। हमने सिंपल सी भाषा में देखा, जो जीव विज्ञान का जनक है वो कहलाता है अरस्तु, लेकिन जो जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, वो लैमार्क व ट्रेवीरेनस। यानी दोस्तों आप सोचोगे जो जनक हैं अरस्तु हैं, लेकिन शब्द जो जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, लैमार्क व ट्रेवीरेनस। यानी आप ये भी कह सकते थे कि जो जनक है वही तो शब्द, वो भी तो शब्द दे सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, लेकिन अब एक बात मैं थोड़ा सा हंसाने वाली बात करता हूँ। जैसे देखो दोस्तों, हमें पैदा किसने किया, हमारे माँ बाप ने, लेकिन हमारा नाम कोई और रख देता है, कोई चचा ताऊ रख देता है, कभी मौसा फूफा रख देते हैं, चाची रख देती हैं, यानी नाम हमारा और कोई रखता है, यानी जैसे पंडित रख देता है नाम। तो यानी जो हमें जन्म तो हमारे माता पिता ने दिया, लेकिन हमारा नामकरण किसने कर दिया, पंडित जी ने। तो सेम वही है, क्या है, जो जीव विज्ञान जो जनक माना जाता है अरस्तु को, और जो नाम दिया गया है, जो यानी शब्द दिया है, कौन दिया है, लैमार्क व ट्रेवीरेनस। क्लियर दोस्तों। तो हमारा जीव विज्ञान के बारे में ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज थी, ताकि हमें ये पढ़ना, सबसे ये तो बहुत बेसिक, ही तो हर किसी को, बच्चे को पता रहनी चाहिए कि हमारा बेसिक क्या है। तो हमारा बेसिक हमने बताया कि जीव विज्ञान क्या होता है, इसकी खोज किसने की, इसका नाम किसने दिया और कब दिया। तो ये जीव विज्ञान का हमारा बेसिक नॉलेज थी। लेकिन हम इसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे हम ह्यूमन डिसीज से स्टार्ट करेंगे, मानव रोग से लेके जितने भी मानव रोग हैं हम सबको एक क्लास में क्लियर करेंगे और उनके बारे में जो डिटेल होगा वो जानेंगे। उसके बाद फिर अन्य पढ़ेंगे, जैसे पादप का महत्व क्या है, जंतु का महत्व क्या है, वो सब हम एक वन बाय वन हम सब क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक, जितने भी हमारे क्लासेस हैं वो लास्ट तक बने जरूर रहिएगा। और अगर जैसे कुछ दिक्कत हो या कुछ अन्य चीज़ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। जो भी आपका डाउट होगा वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं ह्यूमन डिसीज़ को लेके, यानी हम थोड़ा सा झलक दिखा देते हैं कि होता क्या है। तो जैसे करके अगर हम बात करें ह्यूमन डिसीज़ को लेके, जैसे अभी हमने पढ़ा, हमने जीव विज्ञान के बारे में पढ़ा, लेकिन अगर हम टॉपिक के बारे में पहुंचते हैं तो हम सबसे पहले ह्यूमन डिसीज़ से, जो मानव रोग हैं, वहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग यही रहेगी। इन सबको हमने जान लिया कि देखो कितना महत्व होता है। अगर दोस्तों हम इन सबको हट के थोड़ा सा बात करें तो दोस्तों देखो, आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो दोस्तों अगर हम एक दिन भी अगर हम मिस करते हैं तो सोचो हम कई लाख स्टूडेंट से पीछे जा रहे हैं। तो हमें वो सब नहीं करना है, हमें उनसे आगे उठना है। देखो ये अभी माहौल कैसा चल रहा है, गर्मी का आलस भरा दिन है, पंखा लाइट भाग गई तो हमारे बहाने चालू हो जाते हैं कि अरे यार मैं नहीं पढ़ रहा। लेकिन दोस्तों ये सब बहाने हमें तो पता है, लेकिन आयोग को नहीं पता है। आयोग तो यही देखेगा ना कि कौन बेस्ट है, तो हमें उनके सामने बेस्ट बनना है, ना कि हम सिर्फ आराम की, यानी कंफर्टेबल जोन से निकलो। दोस्तों कंफर्टेबल जोन में वही रहता है जो भाई ऐसो आराम, जिनके पास
अंधा अपार पैसा है वो ऐशो आराम कर सकता है, उसके लिए चलता है। लेकिन हम एक मिडिल परिवार फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों अगर हम ऐशो आराम करने लग गए तो जो हमारे माँ बाप के सपने हैं वो कौन पूरा करेगा? बताइए ना दोस्तों, जवाब दीजिए। क्योंकि जब भी तुम अगर किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ा करो तो एक बार अपने माता पिता को ज़रूर देख लिया करो कि वो हमारे लिए इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना हम थोड़ी सी मेहनत करके उनका जो सपना है उसको साकार क्यों ना करें। हमारे माँ बाप का एक ही सपना होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ ना कुछ अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, कुछ ना कुछ भैया, यानी उनका यही मानना होता है कि जैसे बच्चा बड़ा हुआ उनकी एक टेंशन यही हो जाती है कि हमारा बच्चा कैसा निकलेगा। तो दोस्तों आप बिगड़ैल नहीं हो, आप कमज़ोर नहीं हो, आप में एक तरह से पावर है, उसको पहचानो। हर किसी के पास कुछ ना कुछ पावर होती है, कुछ ना कुछ ताकत होती है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता है। एक तरह से इंसान सब भगवान बराबर बनाता है, लेकिन उसको निखारने का जिम्मा उसका स्वयं का रहता है। अब तुम चाहें माता पिता अगर हमारे कुछ पैसे देते हैं, उसको चाहे तुम गलत काम में यूज़ करो चाहे अच्छे काम में यूज़ करो, वो तुम्हारी हेडेक है, उनकी तरफ से वो पैसा जा चुका है। वैसे ही उन्होंने क्या किया है, हमें भैया पैदा करके हमें इतना बड़ा कर दिया है ताकि हम अब खुद क्या कर सकें, मेहनत करें और भैया जॉब पालें या कोई अच्छा सा काम करें। ये नहीं कि बस थोड़ी पैसे दिए कि लाओ, माता पिता से कहेंगे लाओ पैसे दो। अब भाई माता पिता हमारे गरीब हैं, कहाँ से पैसे लाएंगे, ये हमारे पास कपड़ा रोटी मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये तुम अपने बच्चों को ऐसा ना भुगताओ, इसीलिए अभी से मेहनत करो और सबसे पहले अपने माँ बाप का सपना पूरा करो, फिर अपना। तो यानी दोस्तों इसलिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कंपटीशन इतना हाई है। क्योंकि देखो रेलवे की अब वैकेंसी कितनी कम आने लग गई हैं, बहुत ही कम रेलवे की वैकेंसी आई जा रही हैं, बिल्कुल हज़ारों में दे रहे, नहीं तो ये वैकेंसी सब लाखों में आया करती थी। अब एक उम्मीद और है, एनटीपीसी बताया जा रहा है नोटिस के माध्यम से, आपने शायद देख भी लिया होगा कि शायद जून या जुलाई तक क्या नोटिफिकेशन आ सकता है और उसके बाद सितंबर या अक्टूबर तक नोटिफिकेशन रिलीज़ होकर वैकेंसी भी आ सकती हैं। अब ये हमें पता नहीं है कि कितनी वैकेंसी आएंगी, 1000 आएगी, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, हमें कोई आइडिया नहीं है। इसलिए हमें अब इतनी मेहनत कर लेनी है ताकि एक वैकेंसी भी आए तो इतना हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि वो वैकेंसी मेरी हो। तो दोस्तों ऐसी मेहनत कर लो, कहती नहीं है क्या कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पर पानी कम था। यानी दोस्तों ये तो एक तरह से बहाना हो गया ना, हम कह रहे हैं हमारी कश्ती डूबी जहाँ पानी कम था। अरे तुम मेहनत इतनी कर दो कि डूबने की नौबत ना आए, एक वैकेंसी आए इतनी मेहनत कर दो कि वो एक वैकेंसी तुम्हारी हो, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। यार मैं पॉइंट से रह गया, यार मैं 1 नंबर से रह गया, मैं 2 नंबर से रह गया। दोस्तों इतनी मेहनत कर दो कि तुम्हारे ऐसे नौबत ना आए, बिल्कुल ऐसी मेहनत होनी चाहिए, तुम्हारी कड़ी मेहनत होनी चाहिए। एक वैकेंसी भी आए तो किसकी होनी चाहिए, मेरी होनी चाहिए। तो ये मेहनत होती है। तो दोस्तों इसी माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमें टोटल मेहनत करनी, हमारा माइंड सेट ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा। जो तुम्हारा माइंड सेट होगा वही तुम्हारा भविष्य बनेगा। तुम सोच लोगे कि मुझे आज से पढ़ना है, डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, कम पढ़ना है लेकिन मुझे पढ़ना है, तो वो 100% सफल हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति क्या कहता है, नहीं यार आज पढ़ दिया 10 घंटे, कल खुश हो गए, सो गए हैं रजाई, परसों दूसरे दिन अगले दिन आ रहा है, अरे मेरा तो मन ही नहीं हो रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। अगले दिन कहेंगे मुझे कल से पढ़ना है, मुझे कल से, वो टालता रहेगा। तो दोस्तों जो धीरे धीरे पढ़ता है वही कामयाब होगा, और जो तुरंत पढ़ के और तुरंत जब अपना लेवल घटाता है तो वो हमेशा मुँह के बल ज़रूर गिरता है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि हमें सतत प्रयास करना है, कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। और अभी तो कंपटीशन ऐसा हो चुका है, तरह तरह की लाइब्रेरी खुल चुकी हैं, हर लाइब्रेरी में उतने फुल बच्चे हैं, सीट मिलना मुश्किल हो जाती है। तो हमें इतना पढ़ना है कि हम अपने लिए एक नौकरी प्राप्त कर सकें। क्लियर दोस्तों? तो यानी हम इसी माध्यम से आपके लिए क्लास लाए हैं। छोटे से परिवार में आपका स्वागत है। अगेन कहता हूं, अगर जो चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आने वाली हो वो तुरंत आप तक जल्द पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा झलक दिखाते हैं मानव रोग को लेके, थोड़ा सा हम उसमें डिस्कस कर लेते हैं। आगे हम एक हेडिंग डालना, सबसे पहले
हमारी पहली हेडिंग रहेगी मानव रोग। सबसे पहले हमारी पहली हेडिंग रहेगी मानव रोग। मानव रोग पढ़ेंगे हम, इसे कहते हैं ह्यूमन दोस्तों ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। कहते हैं मानव रोग, यानी अगर हम मानव रोग की बात करें ह्यूमन डिसीज को लेके तो क्या है रोग। सबसे पहले हम एक रोग को देखते हैं, रोग क्या होता है। रोग क्या है। अगर हम रोग की डेफिनेशन देख लेते हैं तो यानी सिंपल सी, जब शरीर की क्रियाएं अनियंत्रित हो जाएं, अनियंत्रित हो जाती है। दोस्तों समझो, लिखा है जब शरीर की क्रियाएं अनियंत्रित हो जाती हैं। जैसे मान लो हमारी कोई भी बॉडी पार्ट है, हमारा कोई भी, जैसे हम अपने स्वास्थ्य को लेके बात करें, अभी हम स्वस्थ हैं, अगर हमारी इस एक्टिविटी में कोई सा भी थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, यानी जो क्रियाएं हैं जो सतत रूप से चल रही थी सरल रूप से, अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस आ जाता है तो क्या होगा, वो हमें रोग हो जाएगा। सिंपल सी मैं बात करूं, हम स्वस्थ हैं, अचानक से हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर चेक करेगा, यहाँ पर अपना आला होता है जो भी लगा लोगे, चेक करेगा थर्मामीटर से, बुखार नापेगा, हमें उसे क्या लगेगा कि इसे ग्लूकोज चढ़ाने की आवश्यकता है। दोस्तों उसने क्या पहचाना, उसने ये देखा कि इसमें पानी की कमी हो चुकी है, यानी जितना लेवल हमारे बॉडी पे होना चाहिए था उससे क्या हो चुका है, पानी का लेवल डाउन हो चुका है। अब वो हमें क्या सलाह देगा, वो ये कहेगा कि इसे ग्लूकोज चढ़ाना चाहिए, यानी कहेगा आपको हमें ग्लूकोज लगाना पड़ेगा। यानी उसने ये पहचाना हमारी जो बॉडी पे है वो उसका पानी का लेवल कम हो चुका है, अब ग्लूकोज लगा के वो पानी का लेवल संतुलित करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है। यानी जो हमारे अंदर पानी की मात्रा कम हो चुकी है, यानी अनियंत्रित हो चुकी है, उसको नियंत्रण करने के लिए वो ग्लूकोज चढ़ाएगा और हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि भाई जो हमारी जो शरीर की जो क्रियाएं होती हैं वो अनियंत्रित हो जाती हैं तो हमें क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। हमारी बॉडी का जो हीट है उससे हमारी बॉडी का ज़्यादा हीट हो जाएगा तो यानी क्या हो जाएगा, हमें बुखार आ जाएगा। हमारी शरीर का जो बॉडी जो नियंत्रण में था वो अनियंत्रित हो चुका है ना, डिसबैलेंस हो चुका है, तो हम रोगी हो चुके हैं। वही होता है रोग, यानी जब शरीर की क्रियाएं अनियंत्रित हो जाएंगी तो हमें क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा। इसके उपचार भी होते हैं, अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन डिसीज यानी मानव रोग। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा जो रोग होता है जब शरीर की क्रियाएं अनियंत्रित हो जाती हैं तो हमें क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। अगर हम बात करते हैं रोगों के अध्ययन के बारे में, रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रोगों का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है पैथोलॉजी। दोस्तों रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। कहीं भी तुम तरह तरह के हर मोड़ में तुम्हें किसी गांव में शहर में एक लिखा होगा शॉप के ऊपर की पैथोलॉजी, यानी एक तरह से पैथोलॉजी लैब ऐसे करके। तो वो क्या करता है, हम जाएंगे ब्लड टेस्ट कराते हैं हमारा, तो हमारे जो शरीर में जो कुछ कमी है ब्लड टेस्ट कराने जाएंगे, मलेरिया तो है नहीं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है, या कुछ कहेंगे जैसे करके किसी को टाइफाइड हो जाता है, तो यानी एक तरह से वो रोगी तो है, तो उसका पता लगा रहा है कौन, पैथोलॉजी लैब वाला। तो इसीलिए जो रोगों का अध्ययन क्या कहलाएगा, पैथोलॉजी कहलाएगा। और अगर हम कहते हैं रोगों के कारणों का अध्ययन, रोगों के कारणों का अध्ययन, यानी किस कारण से वह रोग हो रहा है उसका भी अध्ययन कहलाता है। जो रोगों के कारणों का अध्ययन कहलाता है वो होता है ईटियोलॉजी कहलाता है दोस्तों। यानी रोगों के कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है, ईटियोलॉजी कहलाता है। अगर हम बात करेंगे चिकित्सा विज्ञान का पितामह कौन है, ये दोस्तों हर किसी को पता रहता है, चिकित्सा विज्ञान का पितामह। तो चिकित्सा विज्ञान का पितामह होते हैं, उनका नाम है हिप्पोक्रेटस।
हिप्पोक्रेट्स दोस्तों चिकित्सा विज्ञान का पितामह कहलाता है हिप्पोक्रेट्स। यानी आप जो ऑपरेशन थिएटर रूम में एक बार गए होंगे, जो हॉस्पिटल होता है उसमें जो ऑपरेशन थिएटर होता है और किनारे पे क्या होता है, एक भगवान, जैसे हम भगवान को पूजते हैं मंदिर होता है, वैसे जो ऑपरेशन थिएटर रूम में हॉस्पिटल में क्या होता है, एक हिप्पोक्रेट्स की क्या रखी होती है, तस्वीर रखी होती है, मूर्ति होगी या तस्वीर होती है। तो किसी को भी ऑपरेशन करने से पहले या कोई नया आता है तो उसको सबसे पहले किसकी शपथ दिलाई जाती है, उसको दिलाई जाती है हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। तो क्या कहेंगे, चिकित्सा विज्ञान का पितामह कौन होगा, हिप्पोक्रेट्स। ठीक है। अगर हम कहते हैं होम्योपैथी, होम्योपैथी का जनक, होम्योपैथी का जनक, तो होम्योपैथी का जनक होगा, ये होता है हनीमैन। एक व्यक्ति हैं हनीमैन। तो इन्होंने भैया होम्योपैथी का जनक माना जाता है हनीमैन को। तो हमने इतनी चीज़ पढ़ी दोस्तों, हमने मानव रोगों में क्या पढ़ा, ह्यूमन डिसीज में सबसे पहले रोग क्या होता है, यानी डिसीज क्या होती है। जब शरीर की क्रियाएं अनियंत्रित हो जाएं तो हमें क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा। उसके बाद हम कहते हैं रोगों का अध्ययन क्या कहलाएगा, पैथोलॉजी कहलाएगा। रोगों के कारणों का अध्ययन क्या कहलाएगा, एटियोलॉजी कहलाएगा। चिकित्सा विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। और वहाँ हम बात करें होम्योपैथी का जनक, तो होम्योपैथी का जनक कहलाता है हनीमैन को। तो दोस्तों हमने जो ह्यूमन डिसीज होती है उसके बारे में छोटा सा यानी छोटी सी बात हमने जानी। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में कि मानव रोगों को हम डिफाइन करेंगे कि आनुवांशिक रोग है या उपार्जित रोग हैं, वो हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। क्योंकि ये क्लास हमारे एक तरह से इंट्रोडक्शन थी, तो मैंने फिर भी थोड़ा सा झलक दिखाया कि थोड़ा सा हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है, स्टार्ट कहाँ से करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे मानव रोग को लेके, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। और हम देखेंगे कि इसका कितना महत्वपूर्ण है, कैसे बचाया जाए, जीवाणु जनित कौन है, विषाणु जनित कौन है। तो पूरा हम डिसीज की बात करेंगे अगली क्लास में। तो दोस्तों बायो को आज हमने डिफाइन किया कि क्या क्या चीज़ बायो के अंतर्गत है। यानी एक तरह से अगर तुम बायो देखोगे तो पूरा हमारा वातावरण, इन्वायरमेंट, पूरा उससे ही संबंधित हमारा बायो है। देखो रोग हो गया, अब हम कुछ चीज़ खाएंगे, हम कुछ गलत चीज़ खाएंगे तो हमारे शरीर पे साइड इफ़ेक्ट होगा, हम बीमार पड़ेंगे। तो यानी ये बहुत से कारण होते हैं हमारी बीमारी के, उसको हम सब चर्चा करेंगे। कुछ पादप को पढ़ोगे, जंतुओं को पढ़ोगे, वो सब आम जीवन से रिलेटेड तो है। चारों तरफ तुम्हारे पेड़ पौधे मिलेंगे, जीव जंतु मिलेंगे, तो सब हम उसको ऐसा माहौल बना के चलेंगे ताकि जो हमारे आसपास है उसको रिलेट कर करके हम पढ़ सकें। क्लियर दोस्तों। तो यानी उम्मीद है कि आज की क्लास ये छोटी सी थी वो आपको समझ में आई होगी। आशा है कि अगली क्लास भी आप ज़रूर बने रहिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ हमारा पढ़ाया हुआ किसी एक बच्चे को भी, सिंगल एक बच्चे को भी समझ में आता है तो हमारी मेहनत सफल होगी। और दोस्तों ऐसे ही प्यार बरसाए रहना ताकि ये हमारा सेशन है वो लंबा चल सके। पूरा हम चाहते हैं कि पूरा लास्ट तक जहाँ हमारा शुरू से लेके लास्ट तक आप हमारे माध्यम से पढ़ सको। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना ताकि हर किसी तक ये वीडियो पहुंच सके। और उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो चलिए कल के सेशन में मिलते हैं मानव रोग को लेके। तो अलविदा कहते साथियों, धन्यवाद।